हेलो। आज हम लोग बीपीएससी के फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। 17वीं प्रारंभिक परीक्षा का जो एग्ज़ाम फॉर्म आया है उसी के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पद का नाम है सबसे अनुमंडल पदाधिकारी। पोस्ट यहाँ दिया हुआ है, अनुमंडल पदाधिकारी है। यहाँ दिया हुआ सबसे किस लेवल में आता है? वर्तमान में लेवल 9 में आता है। नहीं, यहाँ टोटल पद 200 है। आप देख रहे हैं यहाँ 200 पद है। महिला के लिए 67 को है, उम्र 22 वर्ष। दिव्यांग भी सब दिया हुआ है। यहाँ VI2 DD2 ऐसा ही सब दिया हुआ है। इसका सब पोस्ट है। दूसरा पोस्ट है यहाँ पुलिस उपाधीक्षक DSP का पोस्ट है। तीसरा जिला समवेष्टा। चौथा है करा अधीक्षक। पाँचवा है वाणिज्य कर विभाग में है, राज्य कर सहायक आयुक्त। इसी प्रकार टोटल पोस्ट नीचे तक यहाँ दिया हुआ है। 24 को पोस्ट है टोटल। इसमें अलग से दिया हुआ है CDPO का पोस्ट है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग के तहत आयल है। ये लेवल 9 का पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट है 12 को, जिसमें महिला के लिए 4 को आरक्षित है। इसका न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है। चलते हैं अब इसका यहाँ देख लेते हैं इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगा। शैक्षणिक योग्यता नीचे दिया हुआ है। यहाँ इस परीक्षा के लिए क्या ग्रेजुएशन पास करना आपको ज़रूरी होगा। ग्रेजुएशन या उसके समतुल्य परीक्षा का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दूसरा यहाँ अलग से दिया हुआ है बाल विकास पदाधिकारी के लिए। इसके लिए दे रहा है आपको ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है, लेकिन आपको वैकल्पिक विषय में गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना अनिवार्य होगा। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं अब यहाँ आरक्षण के बारे में दिया हुआ है। आरक्षण के बारे में दिया हुआ है, अगर आप OBC जनरल है तो आप PWS का सर्टिफिकेट मांगेगा। दूसरा OBC के यहाँ कागज़ दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है आरक्षण कोटा में। यहाँ इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ आरक्षण के बारे में टोटल है। पुलिस में आरक्षण का लाभ राज्य के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तीसरा दिया हुआ जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है। बिहार राज्य के बाहर के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ नीचे दिया हुआ है आपको देने के लिए कौन कौन चीज़ देना होगा। जैसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अस्थायी निवास या मूल प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र देना होगा आपको। और तीसरा ए में 2 है। B में दिया हुआ है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, माने OBC नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनवाना होगा, आपको जमा करना होगा। एवं अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा और अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र देना होगा। और इसके बाद OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो अंचलाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी के द्वारा निर्गत हो। OBC नॉन क्रीमी लेयर अंचलाधिकारी के द्वारा या राजस्व पदाधिकारी दोनों के द्वारा बनवाने तो हो सकता है, लेकिन आपको जो अधिवास प्रमाण पत्र दीजिएगा या निवास प्रमाण पत्र वो अंचलाधिकारी के द्वारा बनवाना होगा। C में दिया हुआ है आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम से। समझ गए। उसके बाद D में दिया हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/9/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची
वन प्रपत्र वन में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। ऐसा दिया हुआ है। नीचे यहाँ सब कोटा दिया हुआ है नीचे। आरक्षित कोटे के उम्मीदवार अपने जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बजाती आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके द्वारा आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अगर वो कॉलम में भर देते हैं तो अनिवार्य उनको देना होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं माना जाएगा। सब यहाँ दिया हुआ है। अनारक्षित के लिए QR कोड का प्रयोग किया गया है, इसलिए कोटि कोड 1 है। अनुसूचित जाति के लिए SC का प्रयोग होता है और कोटि कोड 2 है इसके लिए। यही सब कोटि कोड यहाँ दिया हुआ है। अब हम लोग नीचे चलते हैं। यह जन्म तिथि के बारे में उम्र सीमा यहाँ नीचे दिया हुआ है। यहाँ आ गया उम्र सीमा यहाँ 4 नंबर में है। जैसे पहले हम 3 नंबर आरक्षण देखे थे, यहाँ 4 नंबर आ गया उम्र सीमा यहाँ तो जैसे फॉर्म के साथ दिया हुआ है। एक्स्ट्रा रिजर्वेशन कोटा के बारे में यहाँ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है दिनांक 1/8/2024 को न्यूनतम उम्र सेवा यहाँ है। यहाँ सब दिया हुआ है यहाँ तक, ताकि अपना से पढ़ सकते हैं आप। हम इसको शुरू करते हैं। दिनांक 1/8/2024 को न्यूनतम उम्र सेवा 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष और तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। सारणीय के क्रम संख्या 2, 3 एवं 4 के सेवाओं के लिए 20 वर्ष। सारणी 1 के क्रम संख्या 15 से 23 तक एवं सारणी 2 के क्रम संख्या 1 की सेवाओं के लिए 21 वर्ष तथा सारणी 1 के क्रम संख्या 1, 5 से 14 तक एवं 24 की सेवाओं के लिए 22 वर्ष होना अनिवार्य है। ये नीचे इसमें दिया हुआ है उम्र सीधा यहाँ दिया हुआ है सीधे, यहाँ नीचे नहीं देख रहे हैं, पूरा दिया हुआ है। यहाँ सब है यहाँ, तो उम्र यहाँ से देख लीजिएगा। जनरल उम्र सब दिया हुआ है इसमें, हाँ नीचे भी दिया हुआ है। हम लोग इसमें रिजर्वेशन की बात करेंगे, वहाँ तक इसे दिया हुआ है। देखिए उम्र सीमा के बारे में दे रहा है आपका मैट्रिक पर जो दिया हुआ है उम्र सीमा में मान्य होगा। मैट्रिक मार्कशीट उम्र देता है वही मान्य होगा आपका। ये नीचे उसमें 1 नंबर में दिया हुआ है कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग के संकल्प संख्या 65 से 19 दिनांक 10/9/2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परंतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 22,218 गजट में दिया हुआ है। दिनांक 12/12/2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु निम्नांकित प्रावधान किया गया है। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम 5 अवसर ही अनुमान होंगे। अधिकतम 5 अवसर के बारे में बता रहा है यहाँ। उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों की तदर्थ उपेक्षा की जाएगी। मैंने पहले से अभी यूज कर लिए हैं तो उसको क्या किया जाएगा, उसको उपेक्षा कर दिया जाएगा। ग में दिया हुआ बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पूर्वत अनुमान होगी, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का भोग न किया गया हो।
फिर यहाँ नीचे और भी दिया हुआ है बहुत कुछ। समान प्रशासन के द्वारा व्यक्ति के बारे में 10 वर्षों की छूट भी दिया हुआ है। 2 में जो मतलब समान प्रशासन के संकल्प संख्या 962 दिनांक 20/1/2022 के आलोक में दिव्यांगों को यथा संशोधित अधिनियम आयु सीमा की अधिकतर दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमान्य है। इसी प्रकार से सब यहाँ दिया हुआ है। यहाँ तक है, सबको सब आके पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ पर शारीरिक दिया हुआ है, शारीरिक क्षमता। उम्मीदवार स्वस्थ सुगठित शरीर वाला और सक्रिय हो तथा उसे किसी भी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्य का भली भांति पालन करने में बाधा हो। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। यह पुलिस के लिए दिया हुआ है। बिहार पुलिस सेवा जिला समदष्टा करा अधीक्षक पद के उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधित विनियमावली मन जो प्रशिष्ट क में दिया हुआ है, प्रकाशित है के हिसाब से होगा। शुल्क के बारे में यहाँ दिया हुआ है। और लोग अब शुल्क के बारे में यहाँ जानते हैं। यहाँ शुल्क है अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा यथा 17वें CC और CDPO के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया, बायोमेट्रिक फ़ी के तथा अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए क्या होगा, यह था 17वें CC CDPO के लिए कोटिवार निम्न शुल्क जमा किए जाना होगा। और बायोमेट्रिक शुल्क 200 रुपया, उसके साथ ही अलग अलग परीक्षा के लिए आपको शुल्क देना होगा। यदि यह सामान्य अभ्यर्थी के लिए 600 शुल्क देना होगा। केवल बिहार सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया देना होगा। बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी, बिहार राज्य का अस्थायी निवासी सभी होगा जो आरक्षित अनारक्षित वर्ग। महिला उम्मीदवार के लिए 150 रुपया। दिव्यांग अभ्यर्थी जिसका 40% है उससे ज़्यादा दिव्यांग है 150 रुपया। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया दे होगा। और ऐसे अभ्यर्थी जिसके पास ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। वैसे अभ्यर्थी जिसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, मैंने आप अगर फॉर्म भरते हैं उसमें आधार संख्या अपना दे देंगे तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा जो बायोमेट्रिक का लग रहा है वो नहीं लगेगा। नीचे 2 नंबर दिया है। वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी, बिहार सरकार के अस्थायी निवासी सभी महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता एवं बिहार सरकार के अस्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिंदु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। 7 नंबर एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना। परीक्षा संरचना सबसे पहले आपको क्या प्रारंभिक परीक्षा होगा पार्ट 1 में। ये लोग आप जाने रहे, यहाँ परीक्षा संरचना के बारे में दिया हुआ है 7 नंबर में। आपको सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगा। प्रारंभिक परीक्षा आप लोग का हो जाएगा 150 क्वेश्चन रहता है उसमें, इसमें दिया हुआ है सब क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होगा, बहुबल्पी MCQ होगा। दूसरा नंबर में दिया हुआ है 1/3 प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तीसरा में दिया है प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। मान जितना भी बहाली होने वाला होगा उसका 10 गुना बहाली क्या करता है, इसमें रिजल्ट प्री में निकालता है वो, इसी के बारे में दिया से निकाला जाएगा। कोटिवार सामान्य कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, जिसमें कट ऑफ में जो आ जाएगा सबका मुख्य परीक्षा के लिए चयन होगा। इसमें दिया हुआ है
टर्न 4th नंबर दिया हुआ। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता की जांचने वाले प्रश्न होंगे। माने प्री में क्या सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद उसके नीचे 5 नंबर दिया हुआ है। इस प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और इसके लिए कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 10/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रसित उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब इनका होता है से अगर आपका कट ऑफ मान लीजिए से कट ऑफ जितना दिया हुआ है, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी में है तो कट ऑफ जो भी होगा एग्ज़ाम का टोटल मार्क्स है उसका 40% है, उससे ज़्यादा होना चाहिए जनरल में है तो, और नहीं तो आपका रिजल्ट आ भी गया होगा फिर भी उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। मुख्य लिखित परीक्षा के बारे में दिया हुआ सेकंड में 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अनिवार्य विषय कोड दिया हुआ है। यहाँ मुख्य परीक्षा के बारे में दिया हुआ है, बाद में मेंस का है। मेंस में दिया हुआ है आपका, यहाँ मेंस है ये सब पूरा, यहाँ पूरा मेंस पूरा दिया हुआ है। सामान्य हिंदी 100 अंक, इस विषय में 30% लघुअंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के परियोजनार्थ इसका गणना नहीं की जाएगी। मान करने का मतलब क्वालिफाइंग पेपर है, 100 नंबर पेपर होता है जिसमें आपको 30 नंबर लाना होता है। दूसरा है सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र, हमारा फर्स्ट पेपर होता है, दूसरा 300 अंक का होता है। दूसरा विषय सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र, वो भी 300 अंक का होता है, दूसरा पेपर है ये। और तीसरा पेपर निबंध का है, ये भी 300 नंबर के है। यानी टोटल आपका एग्ज़ाम में मार्किंग में आएगा, तो मेंस वाला में आएगा आपका 900 नंबर, 300 नंबर फर्स्ट पेपर, 300 नंबर सेकंड पेपर और 300 नंबर निबंध का। यहाँ दिया हुआ है सब, यहाँ दिया हुआ है वैकल्पिक विषय कोड। निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 100 अंक 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ MCQ आधारित का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के परिणाम इसकी गणना नहीं की जाएगी। मान वैकल्पिक विषय में आप चुन सकते हैं, ये सब नीचे वाला दिया हुआ है प्रश्न। निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, नीचे जितना भी विषय दिया हुआ है सब में से एक विषय चयन करना होगा। ये भी 100 अंक का होगा, ये भी MCQ होगा। राज्य सरकार जो न्यूनतम अर्हता प्राप्त है, न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मैंने प्राप्तांक नीचे दिया हुआ है ना, इसे जनरल के 40% होना चाहिए, पिछड़ा के लिए 36.5% होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% हो जाए, न्यूनतम आता इतना नंबर होना चाहिए। ये वैकल्पिक विषय में जितना दिया हुआ है सब विषय में से वो कोई चुनना होगा। ये आपकी मेधा सूची में नहीं जुड़ेगा, लेकिन इसमें क्वालिफाइंग होना इसमें भी ज़रूरी है। ये सब विषय दिया हुआ, इतना विषय में से कोई भी आप चुन सकते हैं। कृषि विज्ञान है, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान है, मानव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, सिविल इंजीनियरिंग है, वाणिज्यिक शास्त्र एवं लेखा विधि है, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, श्रम एवं समाज कल्याण, विधि, प्रबंध, गणित,
यांत्रिक इंजीनियरिंग, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, राजनीतिक विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा और साहित्य, बांग्ला भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, फारसी भाषा और साहित्य, अरबी भाषा और साहित्य, पाली भाषा और साहित्य, मैथिली भाषा और साहित्य। सब दिया हुआ है ये पूरा, साथ साथ यहाँ बगल में उसका विषय कोड भी दिया हुआ है। इसके बाद नीचे 2 नंबर में लिखा हुआ है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी या CDPO के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ यही है। सामान्य पेपर हिंदी का होगा 100 नंबर का, वो क्या होगा, वो क्वालिफाइंग पेपर होगा जिसमें आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा। दूसरा पेपर फर्स्ट पेपर होगा, सामान्य जनरल पेपर होगा, इसमें भी 300 नंबर का होगा, ये जो आपको मेधा सूची में जुड़ेगा। दूसरा होगा सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र होगा, वो भी 300 नंबर का होगा। दूसरा पेपर मेंस का वो भी 300 नंबर का होगा, वो भी आपका जुड़ जाएगा। उसके बाद नीचे इसमें दिया है वैकल्पिक विषय में निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 300 अंक विषयनिष्ठ आधारित का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ से गणना की जाएगी। माने CDPO में आप अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको वैकल्पिक विषय का जो नंबर होगा, आपका वैकल्पिक विषय ये 4 सब्जेक्ट ले सकते हैं, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण। इसमें आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, ये भी MCQ होगा और आपका जो भी नंबर आएगा इसमें इन नंबर आपके मेधा सूची में जुड़ेगा। पिछले बार में बोले थे CDPO के छोड़ के बाकी में नहीं जुड़ेगा, लेकिन न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना आपको ज़रूरी है। लेकिन CDPO में से आपका इसका भी वैकल्पिक विषय का नंबर भी जुड़ेगा। दोनों में अंतर समझ लीजिए। उसके बाद आगे टिप्पणी दिया हुआ है प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क विहित प्रक्रिया में जमा करना होगा। कह रहा है से मेंस के लिए अलग से फॉर्म भराता है, तो आप भी जान रहे हैं, पहले से भी नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए। एकीकृत मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होगा जो 17वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय है। एकीकृत मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के विभिन्न पदों के लिए दिए गए वैकल्पिक विषय अलग होंगे, जिसमें से किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। यहाँ उसे दिया हुआ प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। प्रश्न पत्र किस प्रकार होगा उस पर दिया हुआ है, ये दोनों भाषा में होगा। सही 2 नंबर दिया है। सभी भाषात्तर विषय के लिए उत्तर हिंदी, देवनागरी या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में से किसी एक ही विषय में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी। एक भाषा में किसी में वो जवाब दीजिएगा। 3 नंबर दिया हुआ है प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प देने वाले उम्मीदवार यदि चाहे तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश, उद्धृत अंश यदि कोई है का चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतरण दे सकते हैं। इसके विभिन्न स्थिति में ऐसे उत्तर पुस्तिकाओं को मान्य करने या नहीं करने के संबंध में आयोग निर्णय लेगा। माने सही आपको हो गया, खाली अपना एक भाषा में लिखिएगा। उसके बाद आपका 3rd स्टेज इंटरव्यू दिया हुआ है। यहाँ इंटरव्यू यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से नीचे जो पढ़ लीजिएगा, पूरा यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक है। इंटरव्यू के बारे में यहाँ दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ देख लें, यहाँ दिया हुआ है व्यक्तिगत परीक्षण भाग 3। 1 नंबर दिया है मुख्य परीक्षा में सफलीभूत मान सफल उम्मीदवारों का व्यक्तिगत परीक्षण 120 अंकों का होगा, 120 अंक होगा। 2 नंबर में दिया हुआ है व्यक्तिगत परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तिगत परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। अगर वो इंटरव्यू में भाग नहीं लेते हैं तो उनको मेधा परीक्षा फल में शामिल नहीं किया जाएगा। नहीं दिया हुआ है। सेकंड में अधिमानता का चुनाव इसके नीचे दिया हुआ है। साक्षात्कार के समय अधिमानता कोड एवं सेवा पद के नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से करेंगे, मैं किस किस चीज़ के लिए आप फॉर्म भरे हैं, तथा रिक्त कॉलम को स्पष्ट क्रॉस करेंगे।
मन इसको क्रॉस कर देना है। जो आप नहीं जी भरना चाहते हैं किसी पद के लिए तो उसको आप क्रॉस कर दीजिए। जिस पद के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिमानता अंकित नहीं की जाएगी उस पद के लिए बाद में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार के दावा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। मान बाद में क्रॉस कर देते हैं तो आपको बाद में उसको लिए आपको बाद में कोई इसलिए विचार करने के लिए अवसर नहीं दिया जाएगा, इसलिए क्रॉस नहीं किया जाता है। अक्सर 1-2 करके 100 में नंबरिंग भर दिया जाता है। अगर करना हो तो नौकरी कौन छोड़ता है। वो उसका मेधा सूची दिया हुआ है। उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण दिया हुआ है। स्वास्थ्य परीक्षण में दिया हुआ है व्यक्तिगत परीक्षण के पश्चात सभी उम्मीदवारों की आयोग में गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य जांच अनिवार्य है। उक्त जांच के समय नकद 100 रुपया मात्र जमा करना अनिवार्य है। 100 रुपया जाँच करना होता है, 100 रुपया जमा करना होता है जाँच के लिए। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार विहित सेवा के लिए निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह उस सेवा के नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। उसका होता है या उससे जांच कराता है, जो जांच जरूरी होता है, स्वास्थ्य जांच, मेडिकल टेस्ट। और जिस सेवा के लिए आप लगते हैं मेडिकल फिट नहीं बैठते हैं उससे आपको हटा दिया जाएगा और बाकी गण के लिए चुना जाता है। दूसरा दिया आयोग बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित अभ्यर्थी PWBD द्वारा दावा किए गए दिव्यांगता की परीक्षण कराने के लिए स्वतंत्र होगा। माने सरकार जब चाहे वो अधिकार अपना दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र दिए हैं उसमें भी जांच करा सकता है। एवं परीक्षा उपरांत प्राप्त दिव्यांगता प्रतिशत अनुमान नहीं किया जाएगा। मैंने आपको जो दिए हैं दिव्यांग सर्टिफिकेट जितना आप दिए हैं दिव्यांगता प्रतिशत वो अनुमान मान लिया जाएगा। दिव्यांगता के संबंध में चिकित्सा परिषद द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। मेधा सूची उसके बाद वहीं हो गया। मेधा सूची के बारे में दिया है 17वीं संयुक्त परीक्षा में 900 अंक बता दिए हैं। 300 ऐसे का 300 नंबर था। 300 नंबर फर्स्ट और 300 नंबर सेकेंड पेपर, 900 का टोटल था। सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 309 अंक का, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक का एवं इंटरव्यू 120 अंक का, टोटल 1020 अंक हो गया। अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। दूसरा दिया हुआ CDPO के बारे में। CDPO में इसका है सामान्य प्रथम पत्र आपका 300 नंबर का है। दूसरा पेपर भी आपका दूसरा प्रथम पेपर आपका 300 नंबर, दूसरा पेपर 300 नंबर और ऐच्छिक विषय आप जो लिए हैं कोई 4 विषय बताए थे उसमें आगे बता चुके हैं। गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, ऐसे 4 विषय बता दिए हैं। तो उसी में से एक में जो आप लीजिएगा वो भी आपका ऐच्छिक विषय 300 अंक का होगा इसमें और साक्षात्कार 120 नंबर का, यानी टोटल ये भी 1020 अंक का हो गया। तो उसी प्रकार से आपका मेधा सूची में ये नंबर सब जुड़ेगा तो टोटल 1020 नंबर होगा CDPO में, जिसमें से आपका फर्स्ट पेपर होगा 300, सेकेंड पेपर 300 और थर्ड पेपर वैकल्पिक विषय ऐच्छिक विषय 300, उसका नंबर इसमें जुड़ेगा। और उसके बाद यहाँ दिया हुआ 120 नंबर इंटरव्यू का, टोटल 1020 नंबर भी इसमें जुड़ेगा। दूसरा पढ़ लिया हम लोग CDPO वाला। तीसरा दिया हुआ है अंतिम मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार को मुख्य यानी लिखित परीक्षा में अंतिम अंक प्राप्त है उसे मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। और जैसे मेधा सूची में समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति समान अंक प्राप्त कर लेता है तो अंतिम मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार का मुख्य या लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त होगा उसे मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। माने कहने का मतलब है आपका से अगर 2 व्यक्ति को समान अंक प्राप्त हो जाता है तो मुख्य परीक्षा में मैंने इंटरव्यू मिला के आपका टोटल नंबर जो समान हो जाता है तो आपको मुख्य परीक्षा में ज़्यादा नंबर जिसका होगा उसको मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। मुख्य या लिखित परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में वैकल्पिक विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा सूची निर्धारित किया जाएगा। वैकल्पिक विषय का प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र तथा जन्म तिथि समान होने पर उम्मीदवार के नाम को देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेधाक्रम में स्थान दिया जाएगा। जान गए।
नंबर समान हो जाता है तो वैकल्पिक तो आपको क्या होगा, सबसे पहले आपका एथी में मुख्य परीक्षा में जितना नंबर है लिखित परीक्षा में उसके आधार पर अगर वो भी समान हो जाता है तो आपका वैकल्पिक विषय में कितना नंबर, किसका नंबर कितना ऊपर है, जिसका ज़्यादा नंबर है उसको ऊपर प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर वो भी समान हो जाता है तो आपका जन्म तिथि, जिसका जन्म पहले हुआ होगा उसको दे दिया जाएगा प्रेफरेंस। अगर जन्म तिथि भी समान हो जाता है तो देवनागरी लिपि में आपके वर्णमाला के हिसाब से किसका नाम कितना ऊपर है उस हिसाब से सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसमें दिया हुआ है और सभी ऐसा ही दिया हुआ साहब। कोरा से अगर किसी परीक्षा में पहले भी आप कदाचार में युक्त हैं या पकड़ा गए हैं, इसमें दिया हुआ है। वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्होंने लोक संघ लेवा माने यूपीएससी में या बीपीएससी द्वारा चयन हेतु निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामले में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने के आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने के पात्रता या पात्रता के बिंदु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा। माने पहले से कोई यूपीएससी या बीपीएससी एग्जाम बंद कर दिया तब नहीं बैठ सकते। इसे कुछ दिया हुआ है। ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि यहाँ दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28/9/2024 से आप लोग का फॉर्म भरना शुरू हो गया है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपको 18/10/2024 से 18 अक्टूबर 2024 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 28 आज है, आज से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 18/10/2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद कुछ और भी दिया हुआ है, कितना कभी का अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र संबंधित कागजात की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थियों के सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को पीडीएफ फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in/www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित हो जाएगी। विस्तृत निर्देश दिया हुआ है। फॉर्म किसी बार इसके बारे में प्रोसेस कुछ दिया हुआ है। फॉर्म के प्रोसेस में दिया हुआ है, अभ्यर्थी के पास वैलिड एवं वर्किंग ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद है। उक्त ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। 2 नंबर दिया है, आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध हैं। तीसरा दिया हुआ है, संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज की स्कैन्ड कॉपी .pdf फॉर्म में अधिकतम 100 KB साइज का होना चाहिए। उसके बाद जिस सिस्टम में डेस्कटॉप या लैपटॉप से आवेदन भर रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी का वेबकैम उपलब्ध हो। साथ ही सुनिश्चित करें कि फ़ोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का हो एवं पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो। उसके बाद सबसे नीचे दिया हुआ अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैंड इमेज .jpg या .jpeg फॉर्मेट अधिकतम 15 KB एवं डायमेंशन 220x100 पिक्सल का होना चाहिए। उसके बाद नीचे दिया हुआ आवेदन करने की प्रक्रिया। वैसे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको 1 नंबर दिया हुआ है, आवेदक सर्वप्रथम बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट https://onlinebpsc.bihar.nic.in पर जाकर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करते हुए अभ्यर्थी अपनी सभी सूचनाएं भरे एवं सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर यूज़र नेम एवं पासवर्ड प्राप्त करें, जिसे
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी देखा जा सकता है। 2 नंबर वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 49वीं एकीकृत सम्मिलित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में OTR पढ़ लिया है वे उक्त समय प्राप्त यूज़र नेम या पासवर्ड से लॉगिन करके करेंगे। उसके बाद उसे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। उसके उम्मीदवारों के शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली दिया हुआ है, कितना फीट कितना इंच होना चाहिए सब। उसको चश्मा के बारे में दिया हुआ है। इस प्रकार से फॉर्म आपका ख़त्म हो जाता है। इस परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म में परीक्षा में दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म में उसका सब प्रोसेस दिया हुआ है। ये प्रोसेस को आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से, उसके बाद कर लीजिएगा। थैंक यू।